जम्मू कश्मीर में फिर बेगुनाहों पर आतंकी हमला। कुलगांव में आतंकियों ने घर में घुसकर बिहार के मजदूरों पर फायरिंग की। 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। कुलगांव में आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान। कहा, मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। नीतीश कुमार का पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, बदला लेगी सरकार। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या साजिश के तहत हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, यह कश्मीर के विकास के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के पैरोकार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा। कहा, नीतीश जी, बिहार के लोगों की हत्या के दोषी आप और आपकी निकम्मी सरकार है। आपने वादे पूरे किए होते तो लोग पलायन नहीं करते। बिहार के बांका में आज पहुंचेगा अरविंद का पार्थिव शरीर। बांका के रहने वाले अरविंद की श्रीनगर में शनिवार को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। कहा, आतंकियों ने जघन्य अपराध किया है। ये बौखलाहट पे टारगेट किलिंग कर रहे हैं। चुन चुनकर आतंकियों का सफाया करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। बोले, ऐसे माहौल के लिए स्थानीय नेता खासकर महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है। टारगेट किलिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने जताया दुख। कहा, बेगुनाहों को मारा जाना बहुत अफसोसजनक, यह कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। कश्मीर में हो रही हत्याओं पर एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग। कहा, कुछ लोगों को घाटी में अमन पसंद नहीं। पुंछ में शहीद 2 जवानों का उत्तराखंड के टिहरी में अजय सिंह और पौड़ी में हरेंद्र सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। शनिवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों जवानों के शव मिले थे। देहरादून में सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए सगीर का शव सहारनपुर पहुंचा। सुबह 9 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशे से कारपेंटर सगीर की शनिवार को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में 11 अक्टूबर से चल रही मुठभेड़ अब भी जारी। मुठभेड़ में अब तक 9 जवान शहीद, 14 आतंकी मारे गए। और अब बाढ़ से जुड़ी खबरों का भी अपडेट आपको दे देते हैं। केरल पर कुदरत का कहर। बाढ़ और बारिश से अब तक 26 लोगों की मौत, कई घर गिरे। उफान पर कई नदियां। एनडीआरएफ की 5 से 6 टीमें तैनात। 5 जिलों में रेड अलर्ट। दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से बात की। बाढ़ भूस्खलन पर चर्चा की। हालात पर जताया दुख। कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केरल के हालात पर दुख जताया। कहा, केरल में बारिश भूस्खलन से लोगों की मौत की खबर दुर्भाग्यपूर्ण। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। केरल में लगातार भारी बारिश के अलर्ट के बीच सरकार की लोगों से अपील। हर संभव एहतियात बरतें। लोगों की मदद के लिए 105 राहत कैंप लगाए गए। बारिश से बेहाल केरल में एनडीआरएफ की 11 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। कोट्टायम में दक्षिणी नेवल कमांड ने संभाली कमान। ऑपरेशन हेलो के तहत प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला जारी। केरल के कुटिकेल इलाके में नदी के तट पर लैंडस्लाइड से दर्जन भर घर दबे। जेसीबी के जरिए राहत और बचाव का काम जारी। 5 लोगों के शव निकाले गए। बाढ़ से नदी के आसपास तबाही का मंजर। सैकड़ों घरों में भरा मलबा। लाखों पेड़ टूटे। बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है केले का पूरा बागीचा। लैंडस्लाइड के डर से नदी के तट के घरों को खाली कराने में जुटा प्रशासन। बुलगयार नदी के तेज बहाव की चपेट में आई कई गाड़ियां। नदी की धारा के बीच फंसी एक कार। उत्तरकाशी में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश का सिलसिला जारी। मौसम की पहली बारिश ने आम जनजीवन की मुश्किलें बढ़ाई। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट।
उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से 2 दिन 4 धाम यात्रा टालने की अपील की। अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग की हाई अलर्ट चेतावनी के बाद केदार यात्रा पर अस्थायी रोक। तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया। विभिन्न पड़ावों पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तैनात। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकी गई। बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को पांडुकेश्वर, जोशीमठ में सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए डीएम ने दी सलाह। और आइए कुछ और खबरों का फटाफट अंदाज में आपको अपडेट देते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद पिथौरागढ़ के डीएम ने संभाला मोर्चा। आईटीबीपी, एसएसबी समेत राहत बचाव से जुड़े विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट किया जारी। बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट के चलते ठंड और कोहरा बढ़ने की आशंका। नोएडा के सेक्टर 70 के पास गांव बसई में बिजली गिरने से एक मकान गिरा। एक महिला और एक बच्चा दबे। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला। मुरादाबाद में इस्माइलपुर गांव के झोपड़ी पर गिरी बिजली। झोपड़ी में मौजूद सभी 6 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पहाड़ों में भारी बारिश के बीच सहारनपुर में सिद्धपीठ शाकंभरी देवी में आया पानी। वाहनों समेत फंसे दर्जनों श्रद्धालु। प्रशासन ने मंदिर परिसर में न जाने की चेतावनी जारी की है। यूपी के अमरोहा में मूसलाधार बारिश की वजह से गिरा महापंचायत के लिए लगा भारतीय किसान यूनियन का पंडाल। महापंचायत को करना पड़ा रद्द। बाराबंकी में बेमौसम बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह गिरे पेड़, कई रास्ते बंद। दिल्ली एनसीआर में भी बिगड़ा मौसम का मिजाज। बारिश के चलते बढ़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अचानक मौसम में आया बदलाव। मुंबई में भी आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। मरोल सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमत में 50% तक का उछाल। जो सब्जी 25 रुपए किलो थी वो अब 50 रुपए से भी ज्यादा की बिक रही है। महंगाई की मार से परेशान देश। कानपुर में सब्जियां महंगी हुई। प्याज 50 से 70 रुपए प्रति किलो तो टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। सीजनल सब्जियां भी महंगी हुई। गोरखपुर में 15 दिनों से लगातार बढ़ रही हैं सब्जियों के दाम। 80 रुपए किलो मिल रहा है परवल, तो गोभी 100 रुपए किलो और टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई को लेकर केंद्र पर अखिलेश यादव का निशाना। बोले महंगाई की वजह से गरीबों को भरपेट खाना तक नहीं मिल पा रहा है। सरकार 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करती है, लेकिन हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी पीछे है भारत। तेल के बढ़ते दाम पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। बोले टैक्स घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करे सरकार। खाद, खाने पीने की चीजों और तेल की महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना। ट्वीट में लिखा, मोदी राज में महंगाई के बोझ तले दबे हैं मजदूर और किसान। सिर्फ मोदी के मित्र हो रहे हैं धनवान। बात कश्मीर की, जहां आतंकियों ने एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों पर हमला किया है। रविवार को आतंकियों ने कुलगाम में 3 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि तीसरा बुरी तरह से घायल है। 3 बंदे पे हमला हुआ। हमलावर 3 थे। हाँ। चुनकर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। भारत ऐसे आतंकवादियों के सिर को कुचलेगी। उनको उनके निजाम तक पहुंचाया जाएगा। घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी अब इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। सेना का सामना करने में नाकाम आतंकियों ने फिर से टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। रविवार शाम को आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 3 मजदूरों को गोली मार दी, जिनमें से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर बुरी तरह घायल है। तीनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। घायल की पहचान चुनचुन ऋषिदेव के तौर पर हुई है। मारे गए 2 मजदूरों के नाम राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने घर में घुसकर मजदूरों को गोली मारी। क्या हुआ?
मेरा भाई उधर कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए, हम रूम में था। हाँ। तो उसको लेकर मैं आया जी, हॉस्पिटल। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनखून लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपुर मार्केट में रहते हैं अंदर। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी स्लेब का। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बिहार। तो कितने बंदूक बरदार थे? 3 बंदे पे हमला हुआ। हमलावर 3 थे। हाँ। मृतकों में से एक शख्स बिहार के अररिया का रहने वाला है। अपने लाडले की मौत की खबर के बाद से ही पूरा परिवार गमजदा है। आतंकी पहले सेना या पुलिस पार्टी पर छिपकर हमला करते थे, लेकिन उन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि सुरक्षा बलों से सामना करने का मतलब मौत है, इसलिए अब वो आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जिनमें से 4 मौत बीते 2 दिनों में हुई है। कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या से एक दिन पहले यानी शनिवार को ही आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में हमलों को अंजाम दिया था। इन हमलों में भी 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और बिहार के मजदूरों की सुरक्षा पुख्ता करने की अपील की। बिहार सरकार ने मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अविलंब मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया उनके परिजनों को देने की घोषणा की है एवं सर्व संसाधन तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो उन्हें सुविधा दी जा सकती है निश्चित तौर पर उनके परिवार को दिया जाएगा। कुलगाम आतंकी हमले के बीच खबर ये भी वायरल हुई कि सभी प्रवासी मजदूरों को पुलिस या सेना के कैंपों में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस खबर को अफवाह बताया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, मजदूरों को पुलिस सेना शिविरों में स्थानांतरित करने के लिए जिला पुलिस अधिकारियों को कोई आदेश देना फर्जी है। आईजीपी कश्मीर। मजदूरों की हत्या के मुद्दे ने सियासी बहस की बुनियाद भी डाल दी। पहले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे घाटी की पहली कतार के नेता लगातार हमलों के लिए केंद्र सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ने महबूबा मुफ्ती पर आतंकियों को उकसाने का आरोप लगा दिया है। I'll definitely say that the local leaders, especially the Kashmiri leaders, the ex-chief minister like Mahbooba ji, they are also responsible for such an atmosphere because her statements that the Muslims are being discriminated in Kashmir Valley, they are not allowed entry into the mosque and they are not permitted to say azan, which is a falsehood she is spreading. Moreover, people like her, they are spreading rumor that there is a demographic change. I think this type of atmosphere is also responsible for such an this atmosphere. अलग अलग आतंकी हमलों में इस कदर 22 नागरिकों की मौत हो गई है। हालांकि सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया है। 2 की पहचान हो चुकी है और पुलिस ने दावा किया है कि उनका भी नंबर जल्द ही आएगा। डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। अक्टूबर का महीना काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिहाज से बेहद अहम रहा है। शुरुआती 16 दिनों में 13 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 14 आतंकी ढेर हुए हैं। इसी वजह से आतंकी बौखला गए हैं और निहत्थे लोगों पर गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के इस पैतरे के दिन भी जल्दी ही लदने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला है। उधर कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों के हमले जारी हैं। हालांकि आतंकी ढेर भी हो रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला क्रिकेट का है और पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। पूछा जा रहा है कि खेल और खिलवाड़ एक साथ कैसे। एक तरफ टीम इंडिया यूएई में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 24 अक्टूबर को फिर धूल चटाने के लिए पसीना बहा रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासतदान ये सवाल उठा रहे हैं कि ये 2 तस्वीरें एक साथ कैसे चलेंगी। सवाल उठाया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने।
जोधपुर में उन्होंने कहा, जब संबंध खराब हैं तो भारत पाक मैच पर सोचना चाहिए। पाकिस्तान के नापाक चेहरे अब देश के सामने आ चुके हैं। आने वाले दिन में पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर गिरिराज सिंह ने जो कहा उसी लाइन पर पंजाब सरकार के मंत्री प्रगट सिंह ने भी मांग कर दी है। कदी खुशी ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਗਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸੋਲੇ ਗਾਉਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। कश्मीर में हाल के दिनों में बिहार के कई मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी मांग की है कि पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप का मैच रद्द किया जाए। निश्चित रूप से विचार होना चाहिए कि भाई अगर एक तरफ वो अमन चैन अगर नहीं चाहते हैं तो उनके साथ मैच खेलकर दिलों का मिलन करने से क्या फायदा है। क्रिकेट ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरे हिंदुस्तान की दिलचस्पी होती है। मुकाबला अगर भारत पाकिस्तान के बीच हो तो पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। बीसीसीआई ने हालांकि अभी तक भारत पाक मैच को लेकर उठी इस मांग पर कुछ नहीं कहा है। मैच अगले रविवार को है और इसे लेकर अभी से जो बयानबाजी शुरू हुई है, लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में और बयान आएंगे। इंस्टाग्राम पर जाति सूचक आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में युवराज को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट के आदेश पर युवराज की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस मामले को लेकर युवराज की मुसीबतें और बढ़ने जा रही है। आपत्तिजनक टिप्पणी का ये मामला वैसे तो 1 साल पुराना है, पर इसको लेकर 17 अक्टूबर को युवराज की गिरफ्तारी भी हुई और उन्हें तुरंत जमानत पर छोड़ भी दिया गया। वहाँ पर युवराज सिंह जो है वो उसने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर किया और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसके बाद 2-3 घंटे उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसे फॉर्मल जो एक औपचारिक अंतरिम बेल बॉन्ड्स पर उसको रिलीज भी किया गया। लेकिन युवराज की मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। युवराज सिंह को अब विशेष अदालत से नियमित जमानत लेनी होगी और हर तारीख पर पेश भी होना होगा। पुलिस कुछ ही दिनों में अपना फाइनल रिपोर्ट SC/ST की स्पेशल कोर्ट जो है हिसार में वहाँ पेश करेगी और जिसके बाद हिसार की कोर्ट से ही युवराज सिंह को रेगुलर जमानत लेनी पड़ेगी और रेगुलर जमानत लेने के बाद उसके खिलाफ हिसार की अदालत में ट्रायल चलेगा। हर तारीख पेशी पर उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। सोशल साइट पर एक लाइव चैट के दौरान साथी क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ बातचीत के दौरान युवराज ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चैट वायरल होने के बाद युवराज के खिलाफ फांसी में शिकायत दर्ज हुई। युवराज ने केस खारिज करने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर युवराज को औपचारिक बेल बॉन्ड पर छोड़ा गया है। मामला जब तूल पकड़ा था तब युवराज ने सोशल मीडिया पर एक माफीनामा भी जारी किया था। टीम इंडिया के लिए 304 वनडे, 58 T20 और 40 टेस्ट खेल चुके युवराज ने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए किसानों को 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज किसान रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। इस बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर MSP पर कानून बनाने की वकालत की। अगर सरकार MSP को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे तो ये हल हो जाएगा। किसान तीनों कानून वाला मामला छोड़ सकते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी कर दिया है। सिर्फ एक चीज़ है, उसको भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होना चाहिए उनको, वो नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उससे कम पे वो समझौता भी नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में फिर बेगुनाहों पर आतंकी हमला। कुलगाम में आतंकियों ने घर में घुसकर बिहार के मजदूरों पर फायरिंग की। 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली। कुलगाम में आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान, कहा मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। नीतीश कुमार का पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, बदला लेगी सरकार। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या साजिश के तहत हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, ये कश्मीर के विकास के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के पैरोकार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा। कहा, नीतीश जी, बिहार के लोगों की हत्या के दोषी आप और आपकी निकम्मी सरकार है। आपने वादे पूरे किए होते तो लोग पलायन ही नहीं करते। बिहार के मजदूरों की हत्या पर एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान का बयान। कहा, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दें। बिहार के बांका आज पहुंचेगा अरविंद का पार्थिव शरीर। बांका के रहने वाले अरविंद की श्रीनगर में शनिवार को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। कहा, आतंकियों ने जघन्य अपराध किया है, ये बौखलाहट में टारगेट किलिंग कर रहे हैं, चुन चुनकर आतंकियों का सफाया करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। बोले, ऐसे माहौल में स्थानीय नेता खासकर महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है। टारगेट किलिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने जताया दुख। कहा, बेगुनाहों का मारा जाना बहुत अफसोसजनक, ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। कश्मीर में हो रही हत्याओं पर एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग। कहा, कुछ लोगों को घाटी में अमन पसंद नहीं। जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याओं के विरोध में आज सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र। सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन। पुंछ में शहीद 2 जवानों का उत्तराखंड के टिहरी में अजय सिंह और पौड़ी में हरेंद्र सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। शनिवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों जवानों के शव मिले थे। देहरादून में सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए सगीर का शव सहारनपुर पहुंचा। सुबह 9 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशे से कारपेंटर सगीर की शनिवार को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में 11 अक्टूबर से चल रही मुठभेड़ अब भी जारी। मुठभेड़ में अब तक 9 जवान शहीद, 14 आतंकी मारे गए। आइए बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर अपडेट आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। केरल पर कुदरत का कहर। बाढ़ और बारिश से अब तक 26 लोगों की मौत, कई घर गिरे। उफान पर कई नदियां। एनडीआरएफ की 5 से 6 टीमें तैनात की गई हैं। 5 जिलों में रेड अलर्ट। दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से बात की है। बाढ़ भूस्खलन पर चर्चा की। हालात पर जताया दुख। कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केरल की हालात पर दुख व्यक्त किया। कहा, केरल में बारिश भूस्खलन से लोगों की मौत की खबर दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। केरल में लगातार भारी बारिश के अलर्ट के बीच सरकार की लोगों से अपील, हर संभव एहतियात बरतें। लोगों की मदद के लिए 105 राहत कैंप लगाए गए हैं। बारिश से बेहाल केरल में एनडीआरएफ की 11 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। कोट्टायम में दक्षिणी नेवल कमांड में संभाली कमान। ऑपरेशन हेलो के तहत प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। केरल के कुटिकेल इलाके में नदी के तट पर लैंडस्लाइड से दर्जन भर घर दबे। जेसीबी के जरिए राहत और बचाव का काम जारी। 5 लोगों का शव निकाला गया। बाढ़ से नदी के आसपास तबाही का मंजर। सैकड़ों घरों में मलबा भर चुका है। लाखों पेड़ टूट चुके हैं। बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है केले का पूरा बगीचा। लैंडस्लाइड के डर से नदी के तट के घरों को खाली कराने में प्रशासन जुटा हुआ है। पुलगयार नदी के तेज बहाव की चपेट में आई कई गाड़ियां। नदी की धारा के बीच फंसी एक कार। उत्तरकाशी में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की पहली बारिश ने आम जनजीवन की मुश्किलें बढ़ाई। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी।
उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से 2 दिन चारधाम यात्रा टालने की अपील की है। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग की हाई अलर्ट की चेतावनी के बाद केदार यात्रा पर अस्थायी रोक। तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। विभिन्न पड़ावों पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तैनात। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकी गई। बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को पांडुकेश्वर, जोशीमठ में सुरक्षित स्थानों पर रोकने के डीएम ने दी सलाह। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद पिथौरागढ़ के डीएम ने संभाला मोर्चा। आईटीबीपी, एसएसबी समेत राहत बचाव से जुड़े विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट के चलते ठंड और कोहरा बढ़ने की भी आशंका है। नोएडा के सेक्टर 70 के पास गांव बसई में बिजली गिरने से एक मकान गिरा। एक महिला और एक बच्चा दबा। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला। मुरादाबाद में इस्माइलपुर गांव के झोपड़ी पर गिरी बिजली। झोपड़ी में मौजूद सभी 6 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौसम के कहर से जुड़ी हुई कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज। पहाड़ों में भारी बारिश के बीच सहारनपुर में सिद्धिपीठ शाकुंभरी देवी में आया पानी। वाहनों समेत फंसे दर्जनों श्रद्धालु। प्रशासन ने मंदिर परिसर में न जाने की चेतावनी जारी की। यूपी के अमरोहा में मूसलाधार बारिश की वजह से गिरा महापंचायत के लिए लगा भारतीय किसान यूनियन का पंडाल। महापंचायत को रद्द करना पड़ा। बाराबंकी में बेमौसम बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह पेड़ गिरे, कई रास्ते बंद। दिल्ली एनसीआर में भी बिगड़ा मौसम का मिजाज। बारिश के चलते बड़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अचानक मौसम में बदलाव आया। मुंबई में भी आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। मरोल सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमत में 50% तक का उछाल। महंगाई की मार से परेशान देश। कानपुर में सब्जियां महंगी। प्याज 50 से 70 रुपए प्रति किलो तो टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। सीजनल सब्जियां भी महंगी हुई हैं। गोरखपुर में 15 दिनों से लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दाम। 80 रुपए किलो मिल रहा है परवल, तो गोभी 100 रुपए किलो और टमाटर 60 रुपए किलो में बिक रहे हैं। महंगाई को लेकर केंद्र पर अखिलेश यादव का निशाना है। बोले महंगाई की वजह से गरीबों को भरपेट खाना तक नहीं मिल पा रहा। सरकार 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करती है, लेकिन हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी पीछे है भारत। तेल के बढ़ते दाम पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। बोले टैक्स घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम करे कम सरकार। खाद, खाने पीने की चीजों और तेल की महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। ट्वीट में लिखा, मोदी राज में महंगाई के बोझ तले दबे हैं मजदूर और किसान। सिर्फ मोदी के मित्र हो रहे हैं धनवान। आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जेपी नड्डा के साथ सुबह 10 बजे से पार्टी के केंद्रीय टीम की बैठक। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने करीब 5 घंटे तक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद चन्नी ने कहा, किसी से कोई भी नाराजगी नहीं है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामला समेत 13 मुद्दों पर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। चर्चा के लिए मिलने का वक्त मांगा। सिद्धू की चिट्ठी पर अकाली दल का निशाना। कहा, सिद्धू को हाईकमान भी नहीं समझा सकता। सिद्धू सीएम बनना चाहते हैं, हाईकमान ने बनाया नहीं। अब नतीजे के लिए तैयार हो। शनिवार को आतंकियों के शिकार हुए अरविंद शाह का शव बिहार के बांका पहुंच गया है। इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अरविंद को श्रीनगर में आतंकियों ने गोली मार दी थी। अरविंद शाह का शव उनके गांव पहुंच चुका है। गांव वाले अरविंद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोरोना के केस देश और दुनिया में कम हो रहे हैं। ऐसे में हज उम्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर आई है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार मक्का में श्रद्धालु बिना सोशल डिस्टेंसिंग के उम्रा करते नजर आए।
रविवार को सऊदी अरब ने कोरोना नियमों में ढील देने का ऐलान किया। सऊदी अरब में कोरोना नियमों के ढील के बाद सार्वजनिक स्थानों में फेस मास्क की जरूरत नहीं है। मास्क में उम्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू नहीं होंगे। हालांकि मक्का में मौजूद काबा मस्जिद में जाने के लिए नियमों का पालन जरूरी होगा। पवित्र काबा मस्जिद के अंदर उम्रा करने वालों को फेस मास्क पहनना होगा। पवित्र काबा मस्जिद के अंदर दाखिल होने वालों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने चाहिए। काबा मस्जिद में जाने के लिए सरकारी ऐप से इजाजत लेना भी जरूरी है। नियमों में ढील के बाद रविवार को उम्रा करने वालों की अच्छी खासी मदद मक्का में दिखी। देखिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक मौसम का कहर जारी है। दिल्ली और आसपास भी कल दोपहर से ही मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव भी दिख रहा है। आज कामकाजी हफ्ते के पहले दिन जाम लगने की आशंका है। और दिल्ली के आईटीओ से आपको इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, हमारे सहयोगी निवेदिता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर झमाझम बारिश में भीग रहे हैं। कल से ही बारिश काफी हो रही है। मौजूद है आईटीओ फ्लाईओवर के पास, जहां पे आपको तस्वीरों में दिख जाएगा कि अभी मौसम का हाल क्या है। राजधानी दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग हो चुकी है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही। नोएडा से दिल्ली आने वाली मुख्य सड़कों पे जगह जगह पानी लगा हुआ है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कल भी मौसम थोड़ा बहुत खराब रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कल ही हमसे बात करके ये जानकारी दी थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह से अचानक मौसम बिगड़ा है और एक दिन तक और इस बारिश के रहने की संभावना है। मौसम में तापमान में काफी गिरावट आएगा। मौसम विभाग के अनुसार 30 डिग्री के आसपास बना रहेगा उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास, यानी कि तापमान में काफी गिरावट आएगी। तो हमारी सहयोगी निवेदिता आपको कुछ देर पहले के ही हालात बता रही थी दिल्ली के बाद। आइए बात कर लेते हैं केरल की, क्योंकि दक्षिण से लेकर उत्तर तक मौसम में अचानक आए बदलाव ने बर्बादी फैलाई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है केरल का। केरल में बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 26 तक पहुंच गई है। और चिंता की बात यह है कि केरल से अभी खतरा टला नहीं है। चंद सेकंड में ही पूरा मकान पानी में समा जाता है। तेज बारिश, उफनती नदियां और नतीजा चारों तरफ तबाही ही तबाही। ये तस्वीरें केरल के कोट्टयम जिले की हैं, जो कुदरत के कहर का केंद्र बना हुआ है। कोट्टयम समेत दक्षिण और मध्य केरल में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी मौसम की मार पूरी नहीं हुई है। केरल के कई जिलों में हो रही जोरदार बारिश से जहां एक तरफ नदी नाले उफान पर है, तो वहीं भूस्खलन ने समस्या और बढ़ा दी है। केरल में 2 दिनों की बाढ़ बारिश ने 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगी लील ली है। रविवार रात तक केरल में 26 लोगों की जान चली गई है। कोट्टयम जिले में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई है। इडुक्की में 9 और अलापुझा जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। केरल में जमीन से जगह जगह तबाही की ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोगों के आशियाने पूरी तरह ढह गए। पानी ने घरों में घुसपैठ कर लोगों से सब कुछ छीन लिया। बारिश और बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोट्टयम जिले में कोहराम मचाया हुआ है। कोट्टयम जिले में कोडिकेन इलाका और ये पहाड़ का हिस्सा देखिए, ऊंचाई तक पहाड़ के हिस्से से ढहकर जो मिट्टी, जो मलबा, जो पेड़ और बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे आए, और जिस प्रवाह के संग बहकर आए इस ऊंचाई पर तकरीबन 5 से 6 घर थे। उन घरों को तबाह किया। न केवल ऊपर के 5-6 घर, बल्कि सड़क के दूसरे हिस्से में जो घर थे नीचे 4, उनको भी तबाह किया। केरल में तबाही की बारीकियां समझनी हो तो ये तस्वीर देखिए। पहाड़ी इलाकों से पानी की तेज धार अपने साथ ऐसे ही पेड़ पौधे बहाकर लेकर आई, जो पुल के बीच फंस गई।
एक मेरे पीछे पुरलगयार नदी है, नदी का प्रवाह जोरदार दिख रहा होगा इस समय आपको, लेकिन जो पानी है उसका स्तर अभी लगभग 70% कम हुआ है। कितना ज्यादा पानी था, किस तरह की प्रलय थी, जरा ठीक सामने जो मेरे पुल है उसे देखिए। पुल पर किस तरीके से पेड़ों की गाद है, आसपास के कचरे की गाद है। नदी जो दूर पीछे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पहाड़ों से बारिश का पानी इकट्ठा करके आई और जो प्रवाह था पानी का कुछ इस तरह से था कि पहाड़ों से पेड़ को तोड़ा, नदी के तट के आसपास जो पेड़ मौजूद थे उनको तोड़ा और अलग अलग जगहों पर इस तरीके से जहां पर आपको पुल में पेड़ों का गाद, पेड़ों की लकड़ियां, डंठल फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल में प्रकृति के इस प्रहार के पीछे की वजह है अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र है, जिसकी वजह से तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, कोट्टयम और इडुक्की जिले में भारी बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ गया। मणिमाला, मीनाचल और पुरलगयार नदियों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कहीं कहीं नदियों का जल स्तर 30 फीट तक बढ़ गया। केरल के ज्यादातर बांध भी अपनी क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं। केरल के लोगों के लिए परेशानी की बात यह है कि इस आफत की बारिश से अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, कोट्टयम, इडुक्की, त्रिशूर में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा, पलक्कड़, मल्लपुरम, वायनाड और कोझिकोड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 40 किलोमीटर घंटे तक की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं। बाढ़, बारिश और उसके बाद हुई जमीन धंसने की घटनाओं ने कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। केरल में कोने कोने में आई आफत के बीच सेना, नौसेना समेत एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के साथ साथ बंद पड़े रास्तों को खोलना प्राथमिकता है। 2018 के बाढ़ में हुई तबाही को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पर है। केरल में मौसम की तल्खी देखते हुए अगले आदेश तक पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से अखिलेश यादव ने आज मुजफ्फरनगर में होने वाली अपनी रैली रद्द कर दी है। मुजफ्फरनगर में आज अखिलेश यादव पिछड़ा वर्ग की रैली करने वाले थे, लेकिन बारिश को देखते हुए उनकी रैली फिलहाल रद्द कर दी गई है। बुलेटिन की शुरुआत हमने मौसम की खबर से की थी। केरल के बाद अब उत्तराखंड में मौसम ने चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद आज उत्तराखंड में सभी स्कूलों की छुट्टी है। साथ ही 4 धाम की यात्रा पर गए यात्रियों को भी सुरक्षित जगहों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 4 धाम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। फिलहाल चमोली की तस्वीरें आपको दिखा रही है। मौसम की मार उत्तराखंड भी झेल रहा है। हालांकि बेहद खूबसूरत ये नजारा, लेकिन लोगों को भी और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में फिर बेगुनाहों पर आतंकी हमला। कुलगाम में आतंकियों ने घर में घुसकर बिहार के मजदूरों पर फायरिंग की। 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए सगीर का शव सहारनपुर पहुंचा। सुबह 9 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशे से कारपेंटर सगीर की शनिवार को आतंकियों ने की हत्या। जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याओं के विरोध में आज सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई। सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर होगा प्रदर्शन। पुंछ में शहीद 2 जवानों का। उत्तराखंड के टिहरी में अजय सिंह और पौड़ी में हरेंद्र सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। शनिवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों जवानों के शव मिले थे। देहरादून में सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। तेज रफ्तार से आप खबरें देख रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों का। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने करीब 5 घंटे तक की बैठक की। सूत्रों के मुताबिक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद चन्नी ने कहा, किसी से कोई भी नाराजगी नहीं है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामला समेत 13 मुद्दों पर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। चर्चा के लिए मिलने का वक्त मांगा। आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जेपी नड्डा के साथ सुबह 10 बजे से पार्टी की केंद्रीय टीम की बैठक। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे।
25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का आज देश भर में रेल रोको आंदोलन। किसान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल पटरियों पर धरना देंगे। सिंगू बॉर्डर पर युवक की हत्या का मामला। कोर्ट ने आरोपी निहंग नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद सिंह को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सिंगू बॉर्डर हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। मारे गए युवक लखबीर के परिवार का आरोप, पुलिस ने अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए। गाजियाबाद में असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा प्रधानमंत्री मोदी चीन से डरते हैं। लखीमपुर कांड पर कहा पीएम मोदी आशीष के अब्बा को क्यों बचाना चाहते हैं। और अब देख लेते हैं कुदरत के कहर की तस्वीरें। केरल पर कुदरत का कहर। बाढ़ और बारिश से अब तक 26 लोगों की मौत, कई घर घिरे। उफान पर कई नदियां। एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात। 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी। दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश। उत्तरकाशी में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश का सिलसिला जारी। मौसम की पहली बारिश ने आम जनजीवन की मुश्किलें बढ़ाई। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी। रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग की हाई अलर्ट की चेतावनी के बाद केदार यात्रा पर अस्थायी रोक। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। विभिन्न पड़ावों पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें भी तैनात हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकी गई है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को पांडुकेश्वर जोशी मठ में सुरक्षित स्थानों पर रुकने के डीएम ने दिए सलाह। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट के चलते ठंड और कोहरा बढ़ने की आशंका है। देश में दाल और तेल की कीमतों के बाद अब सब्जियों की कीमतें लोगों को परेशान कर रही हैं। 80 रुपए किलो टमाटर और 60 रुपए किलो प्याज देकर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर खाएं तो खाएं क्या। देखिए देश के महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक का क्या है हाल। पेट्रोल डीजल के बाद अब सब्जियों के दाम में जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या खाए क्या बचाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बारिश की वजह से पूरा फसल खत्म हो गया। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। बिल्कुल, और इसी बात पे लेके हम इस वक्त मौजूद हैं मरोल के सब्जी मार्केट में। और आप देखिए कि बीते दिनों जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के बाद अब जो है सब्जियों के दाम में जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो आम गृहिणी है उनके जो है जेब खर्चों पे जो है वो असर पड़ रहा है। हमने जब यहाँ पे लोगों से बात की है तो लोगों का ये कहना है कि जो सब्जी 500 रुपये में हफ्ते भर चल जाया करती थी, अब वो सब्जी जो है वो 1000 रुपये में भी हफ्ते भर जो है वो कम पड़ रहा है। मुंबई की सब्जी मंडियों में औसतन सब्जियों में 40 से 50% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो सब्जियां पिछले हफ्ते 20 से 25 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रही थी, वो अब 60 से 80 रुपए किलो तक मिल रही हैं। ग्राहक परेशानी बता रहा है तो दुकानदार मजबूरी। सब्जियां इतनी महंगी हो गई है अभी कि लोग क्या खाए क्या बचाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 70 रुपये किलो टमाटर है। अब इंसान अगर टमाटर तो ऐसी चीज़ है जो डेली लगती है हमें, और सब्जी का भी कोई भी सब्जी लो 25 रुपये पाव। अब जिनकी फैमिली बड़ी है वो कैसे मैनेज करेगा। माल खेती से आ नहीं रहा है, इसके वजह से भाजी महंगी है। और अब वो किसान भी इतना फसल लगाए लेकिन बारिश की वजह से पूरा फसल खत्म हो गया, इसके वजह से अभी नहीं आएगी। ये हाल केवल मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों का ही नहीं, लखनऊ पटना जैसे शहरों का भी यही हाल है। लखनऊ में टमाटर 60 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, तोरई 40 रुपए किलो, भिंडी 50 रुपए प्रति किलो, गोभी 100 रुपए प्रति किलो और धनिया 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। एज ए कंज्यूमर हमसे पूछेंगे तो हमको तो ऑब्वियसली फर्क पड़ रहा है कि जो जिस तरह से पहले कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, अभी वो थोड़ा सोच के करना पड़ता है हर चीज़ में। या घर में बच्चे हैं तो उनको भी थोड़ा बताना पड़ता है, भैया थोड़ा धीरे धीरे। बिक्री में सौदा तो जो है, जैसा सबसे पहली बात तो टमाटर बहुत महंगा हो गया है, प्याज महंगी हो गई है और सब्जियों पर 10 रुपये किलो इजाफा हुआ है। मेन कारण ये है कि जहाँ से ये टमाटर डीजल और पेट्रोल दिन पे दिन रेट बढ़ रहे हैं। सबसे मेन कारण जो डीजल पेट्रोल ही का है। भाई डीजल पेट्रोल का रेट नीचे आ जाए, अभी किराया इन लोग डीजल पेट्रोल में 1 रुपये बढ़ता है, किराया 2 रुपये बढ़ जाता है।
ईंधन तेल के दामों ने सब्जियों के दाम तो बढ़ा ही दिए हैं, इसकी मार सीधे आम आदमी पर भी पड़ रही है। विपक्ष महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि सरसों का तेल 200 रुपए पार हो गया, और अगर भारतीय जनता पार्टी से आप पूछेंगे सरसों का तेल क्यों महंगा हो गया, तो वो कहेंगे कि सरसों के तेल पे हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरसों का तेल महंगा है। मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा, इस वक्त लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं। कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर करों के अंदर भारी कमी करे ताकि पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सके। जाहिर है प्रकृति पर तो किसी का बस नहीं, लेकिन जिस तरह से ईंधन तेल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, इससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और इसका असर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी दिख सकता है। तो सब्जियां ही नहीं बल्कि खाने और ईंधन के तेल में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी को आंकड़ों से समझते हैं। आइए चलते हैं टच स्क्रीन पर। सब्जियों के अलावा दूसरे सामान भी महंगे हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं टच के जरिए कि पिछले साल अक्टूबर महीने और इस साल में खाने पीने और पेट्रोल के दामों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, सरसों के तेल की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2020 में सरसों के तेल की कीमत थी 142 रुपए प्रति लीटर, जो अब बढ़कर 196 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चीनी, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब इस्तेमाल करते हैं, अक्टूबर 2020 में 38 रुपए किलो थी और 2021 में अक्टूबर 2021 में 42 रुपए प्रति किलो बाजार में मिल रही है। वहीं वनस्पति तेल की बात कर लें, अक्टूबर 2020 में 111 रुपए प्रति लीटर और अक्टूबर 2021 में दाम बढ़कर 141 रुपए प्रति लीटर हो गए, यानी कि करीब महंगाई 27% बढ़ गई है। सोया तेल की बात कर लेते हैं, 122 रुपए प्रति लीटर 2020 में और 151 रुपए प्रति लीटर अक्टूबर 2021 में, करीब 24% महंगा हो गया है ये सोया तेल। सूरजमुखी तेल के दाम पर भी नजर डाल लेते हैं, 142 रुपए अक्टूबर 2020 में और 184 रुपए प्रति लीटर अक्टूबर 2021 में, यानी कि करीब 30% ज्यादा दाम हो गए हैं। 30% महंगाई सोया तेल पर बढ़ गई है। और पेट्रोल डीजल, जिसका जिक्र हम रोज आपके साथ करते हैं और आप भी जब पेट्रोल पंप पर पहुंचते हुए तो बढ़े हुए दामों को देखकर परेशान होते हैं। अक्टूबर 2020 में 81 रुपए 6 पैसे थी पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर और अब 104 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर है, यानी कि करीब 29% दाम बढ़ गए हैं। 29% महंगाई बढ़ गई है। डीजल पर नजर डाल लेते हैं, 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर डीजल का दाम था अक्टूबर 2020 में, जो कि अब बढ़कर यानी कि अक्टूबर 2021 में 93 रुपए 53 पैसे हो गया और करीब 33% बढ़ गए हैं डीजल के दाम। साथ ही साथ रसोई गैस, जो कि हर घर में सबसे अहम चीज है, उस पर भी नजर डालिए। अक्टूबर 2020 में 594 रुपए प्रति सिलेंडर जो घर पर हमारे पहुंचता था, वो अक्टूबर 2021 में उसके दाम बढ़कर 899 रुपए 50 पैसे, यानी कि करीब 51% बढ़ गए हैं रसोई गैस के दाम। बड़ी बात है कि जो दल विपक्ष में होता है वो जब महंगाई बढ़ती है तो हाय तौबा मचाता है, और जब वो सत्ता में होता है तो महंगाई को लेकर उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती। गुरु फिर हो गए शुरू। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बात हो रही है पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की। शुक्रवार को राहुल से मिलने के बाद सिद्धू ने कहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब उन्होंने सोनिया गांधी को खुली चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी के सामने आते ही उन्हें मनाने का दौर फिर से शुरू हो गया है। बीती आधी रात तक सीएम चन्नी उन्हें मनाते रहे। वो माने कि नहीं माने नहीं पता चला, लेकिन चन्नी साहब यही कह रहे हैं कि अब कोई नाराजगी नहीं है। ओ यार, कोई नाराजगी नहीं है किसी दी, वी आर ऑल। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को मनाने में कांग्रेस दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कोशिशें कर रही है, लेकिन सिद्धू हैं कि मानते ही नहीं। कहते हैं कि सब ठीक हो गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा कह देते हैं कि पार्टी चुनाव की तैयारियों के बजाय उनकी नाराजगी दूर करने में जुट जाती है। रविवार आधी रात के करीब सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच बैठक चली और बैठक के बाद चन्नी ने हर बार की तरह फिर कहा कि सब ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਚਲਨ ਕਰ ਲੋ। दरअसल 2 दिन पहले राहुल से मिलने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए इशारों इशारों में कह दिया था कि सब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कंसर्न थे मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं। सर सामने देखिए, वो सब सॉर्ट आउट।
लेकिन इस बयान के 24 घंटे बाद ही सिद्धू ने पार्टी आला कमान को एक खुली चिट्ठी लिखकर फिर पूरी पार्टी की सांसें अटका दी हैं। चिट्ठी में सोनिया गांधी से मांग की है कि इन 13 मुद्दों पर सीएम चन्नी को काम करने का निर्देश दे। बेअदबी मामले में न्याय, पंजाब में नशे पर कार्रवाई, कृषि सुधार के लिए कदम, पंजाब में 24 घंटे बिजली, राज्य में बिजली उत्पादन बढ़े, एससी और पिछड़ी जाति कल्याण, खाली पद भरकर दे रोजगार, सिंगल विंडो सिस्टम और सुगम, महिला और युवा सशक्तिकरण, शराब पर सरकारी नियंत्रण, रेत खनन माफिया खत्म हो, पंजाब परिवहन में सुधार, केबल माफिया पर कार्रवाई। अब ये तो पता नहीं कि सीएम चन्नी के साथ 5 घंटे की बातचीत में क्या हुआ, कितने मुद्दों पर वो माने और कितने पर अभी भी नाराज है, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाना भी शुरू कर दिया है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की इच्छा सी मुख्यमंत्री बनने की, उस हाईकमांड ने बनाया नहीं गया ते हुण हाईकमांड दे नतीजे भुगतण लई तैयार रहे। सिद्धू साहब ने दिखा देने, इन्हां नूं तारे देने। जाहिर है सिद्धू चाहते यही है कि सरकार भले ही चन्नी के नाम पर चले, लेकिन काम वही करे जो वो चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्रिकेट के मैदान में ये स्वीप शॉट कहीं उन्हें हिट विकेट न करा दे। देखिए, गुरु दक्षिणा का जिक्र हमें अपने इतिहास में खूब मिलता है और एक एकलव्य थे जिन्होंने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा काट दिया था। अब गुरु दक्षिणा की परंपरा लगभग गायब हो गई है, लेकिन मुंबई में एक छात्र ने अपने स्कूल को गुरु दक्षिणा दी। कहानी प्रेरणा देने वाली भी है और हम सबको सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम अपने स्कूलों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मुंबई के पवई का ये केंद्रीय विद्यालय आज भले ही खस्ता हाल है, लेकिन एक समय यही स्कूल चमकता था और इसी से पढ़कर कई बिजनेसमैन, नौकरशाह, बड़े नाम निकले हैं। लेकिन वक्त की मार, फंड की कमी, कुछ लापरवाही, इस तिहरी मार ने इस केंद्रीय विद्यालय को जर्जर और खस्ता हाल बना दिया। लेकिन अब जल्द ही इसकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ के एक पूर्व छात्र ने इस शिक्षा के मंदिर को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 10 करोड़ रुपए की गुरु दक्षिणा दी है। अब स्कूल भी आधुनिक जरूरतों के लिहाज से बनाया जाएगा। 40,000 स्क्वायर फुट में नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा, स्मार्ट क्लासरूम और अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। छात्रों के लिए एडवांस लेबोरेटरी बनाई जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं आईआईटी मुंबई के परिसर में और आईआईटी मुंबई के परिसर में ही ये केंद्र विद्यालय है। और जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो ये हमारी निजी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से समाज ने हमें बदला है तो हमें भी समाज के जो हालात हैं उसको बदलने में अपनी योगदान देना चाहिए। और कुछ इसी तरीके का जो प्रयास है वो पवई के चंदन शर्मा जो हैं, वो यहाँ के निवासी हैं, वो लेकर आए हैं। अपने पुराने स्कूल को मॉडर्न बनाने के लिए जिस शख्स ने 10 करोड़ की गुरु दक्षिणा दी है, उनका नाम चंदन शर्मा है। चंदन शर्मा 40 साल पहले इस स्कूल में पढ़ते थे। चंदन शर्मा ने आईआईटी बॉम्बे को 10 करोड़ देने का फैसला किया है। ये जो 10 करोड़ रुपया यहाँ पर लगाया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली, कम ज़्यादा हो सकता है, स्कूल की बिल्डिंग और स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिक का काम, शायद फर्नीचर का काम, जहाँ कहीं भी जो भी स्कूल के अंदर सुख सुविधा का सामान होता है बच्चों को पढ़ाई के लिए, वो सब के लिए लगाया जाएगा स्कूल के अंदर। इसे लेकर उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एक एमओयू साइन किया है। जल्द ही यहाँ काम शुरू हो जाएगा। चंदन शर्मा रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। स्कूल भी इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा पाकर बेहद खुश है। इस तरह का बिजनेस क्लास का कोई बंदा जो कि एक अपने पैसे को एक नेक काम में, इस तरह के एक समाज के नेक काम के लिए लगाए, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं उनके माता पिता, उनके गुरुजन को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने ऐसा संस्कार उन्हें सिखाया, और उनके शिक्षक को भी धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इन एलुमनाई को इस लायक बनाया, जो कि आज समाज के लिए इतना बड़ा काम करने के लिए सामने आए हैं। कहते हैं जो जड़ों को नहीं भूलता वो हमेशा आसमान छूता है। देश के कई स्कूल खस्ताहाल हैं और वहाँ से निकले छात्र छात्राएं जीवन में ऊंचे मुकाम पर हैं। अगर चंदन शर्मा की ही तरह हर कोई अपने स्कूल को सजाने संवारने की जिम्मेदारी समझे तो देश के स्कूल और शैक्षणिक ढांचा दोनों बहुत बेहतर हो जाएंगे।
आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। सतना में शिवराज सिंह चौहान की रैली चल रही थी। रैली के बीच में एक तस्वीर ऐसी आई जिसे देखकर इस गाने की याद आ गई। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट से समझिए। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दहाड़ रहे थे। बगल में सतना के रेगांव विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी हाथ जोड़े खड़ी थी। मंच पर आगे की पंक्ति में शिवराज के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह बाकी नेताओं के साथ बैठे थे। तभी अचानक ब्रजेंद्र सिंह तस्वीरों में कुछ खोजते हुए नजर आते हैं। तभी बगल बैठे बीजेपी नेता उन्हें इशारे से बताते हैं कि वो जो खोज रहे हैं वो कहाँ है। खोए सामान का पता जानकर ब्रजेंद्र सिंह मुस्कुराते हुए दाहिना हाथ बढ़ाते हैं। बात नहीं बनती है तो फिर बायां हाथ भी आगे बढ़ा देते हैं। तभी मंच पर खड़ी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी पीछे घूमती है। अब तस्वीर साफ होती है कि मंत्री जी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के बाल से कुछ निकाल रहे हैं। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद पता चलता है कि मंत्री जी का चश्मा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के बाल में फंसा था, जिसे वो निकाल कर दिखाते भी हैं। प्रतिमा बागरी मुस्कुराती हुई फिर सामने देखने लगती है और मंत्री जी चश्मा जेब में रखकर उसके मिल जाने की खुशी साथ बैठे नेता के साथ साझा करने लगते हैं। मंत्री जी का चश्मा खोजने और ढूंढने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए सीधा चलते हैं इरफान जी के पास। कार्टून के जरिए आज वो क्या कुछ बता रहे हैं, देखते हैं। जी, आदेश खबर है बीसीसीआई को ज़रूरत है टीम इंडिया के लिए हेड कोच की। अगर वो चाहें तो कंसल्टेंट के तौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सेवाएं भी ले सकती है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा है कि भारत पाक क्रिकेट मैच पर पुनर्विचार होना चाहिए। हमारी मास्टर क्लास इस बार फिर गुरुवार को होगी। आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए कार्टून बनाने के नए नए गुण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।